नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पे। आज इस वीडियो में एक क्वेश्चन मुझे दिखा काफ़ी पन्ने पलटते हुए किताब में, तो मैंने सोचा इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों से जरूर शेयर करूं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैथिली का विकास यानी कि बोली से संबंधित ये क्वेश्चन है। और आप कोई भी एग्जाम उठा लें उसमें बोली से संबंधित क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी क्योंकि बोली एक बड़ा क्षेत्र है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल अनिवार्य रूप से आता ही आता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं इसमें व्याख्या के साथ ये यूथ कंपटीशन वाईसीटी का सॉल्व पेपर है, जिसमें क्वेश्चन लेकर के व्याख्या इसकी अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है ये आप देखें कि मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, जिसमें कि सही जो इसका आंसर है वो है बी, अर्थात मागधी अपभ्रंश से। इस मागधी अपभ्रंश या किसी भी अपभ्रंश के जो भी उपभाषाएं निकली हैं, जो भी बोलियां निकली हैं, उन सभी पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी और काफ़ी जो है उसमें ट्रिक भी आप लोगों को बताई थी, आप चाहें देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसमें बिल्कुल सामान्य सा आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि व्याख्या में दे रखा है कि मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ, हिंदी भाषा तथा उसकी बोलियों का विकास। अब यहाँ पर इन्होंने ये तो बता दिया कि मैथिली का विकास जो है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन मागधी अपभ्रंश से हुआ है उसके साथ ही यहाँ बताने की ये कोशिश की गई कि जो बाकी भाषाएं हैं, जो बाकी बोलियां हैं, हिंदी की जो बाकी उपभाषाएं हैं, वो किन किन अपभ्रंशों से निकली हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, इसे एक नज़र में हम यहाँ पर देखते हैं। अपभ्रंश में है सौरसेनी, उपभाषा इसकी हो गई पश्चिमी हिंदी, और बोली आप देख सकते हैं यहाँ पर बोली जो है वो है खड़ी बोली, जिसे कि कौरवी के नाम से भी जानते हैं। ब्रजभाषा हरियाणवी, जिसे बांगरू के नाम से भी जानते हैं। बुंदेली, कन्नौजी, यानी कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये पांच बोलियां ये पश्चिमी हिंदी से उद्भूत है। और पश्चिमी हिंदी जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से प्रसूत है। इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन सी बोलियां सौरसेनी से निकली हैं। तो सबसे पहली हो गई पश्चिमी हिंदी। दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो राजस्थानी हिंदी भी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है, और इसके अंतर्गत आती है पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी कहते हैं। पूर्वी राजस्थानी, जिसे जयपुरी कहते हैं। उत्तरी राजस्थानी, जिसे मेवाती कहते हैं। दक्षिणी राजस्थानी, जिसे मालवी कहते हैं। तो इस तरह से जैसे बाकी जगह आपने पढ़ा होगा तो आपको दिखा होगा कि राजस्थानी बोली के अंतर्गत, राजस्थानी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत बोली जो है वो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, इस तरह से दिखा होगा। लेकिन यहाँ पर आप इनके क्षेत्र वाइज, इनकी दिशा के हिसाब से भी देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या मारवाड़ी का अन्य नाम क्या है, इस तरह से पूछा जा सकता है। या राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक पॉइंट, एक क्वेश्चन आपका और अच्छे से तैयार होता है। जैसे कि जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी, यानी पूर्वी राजस्थान में जयपुरी बोली जाती है, जिधर जयपुर होगा उसी के आसपास का एरिया है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। मेवाती उत्तरी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में मालवी। अब इसी से यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से ही पहाड़ी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी अर्थात कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। इनकी ट्रिक हमने आपको पहले वीडियो में बताई। अगर आपको ट्रिक देखनी हो तो बोलियों का जो भाषा विज्ञान का जो एक टॉपिक है बोली से संबंधित, उसे आप देख सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो है, जल्दी मिल जाएगी, या तो आप पीजीटी की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो अपलोड की गई है, वहाँ देख सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। गुजराती, और गुजराती भी इसी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। अब अर्धमागधी से कौन कौन सी उपभाषाएं विकसित हुई हैं, तो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी अर्थात उत्तर पूर्व में बोली जाने वाली हिंदी। अवधी इसमें आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्थात पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी आपको बोलियां मिलेंगी। मागधी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी विकसित हुई है, और बिहारी बोली में भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि बोलियां आती हैं, यानी बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। इसी के अंतर्गत अब बंगला,
बंगला उपभाषा है, उड़िया उपभाषा है और असमिया उपभाषा है। ये जो आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो मागधी अपभ्रंश से, यानी मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया ये उत्पन्न हुई है। और पैसाची, पैसाची से लहंदा और पंजाबी। इस प्रकार से आपने सारी अपभ्रंश देखी, कौन कौन सी अपभ्रंश हैं और उनके अंतर्गत जो विकसित हुई हैं बोलियां और उपभाषाएं, जैसे पैसाची से लहंदा, पैसाची से लहंदा, पंजाबी, ये सभी उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है आपके लिए मुझे लगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए मैंने ये प्रश्न उठाया और देखा। इसके बाद राजस्थानी में यहाँ पर फिर से वही टॉपिक आ गया है, वही है सेम। अगर दूसरा कुछ होता तो मैं यहाँ पर बताती, लेकिन वही है। अगला प्रश्न इसमें दिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी। तो ऑप्शन डी इसमें मालवी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली? क्योंकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सभी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, और जो डी है मालवी वो राजस्थानी हिंदी की बोली है, यानी राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है, जो राजस्थानी में दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये सभी भाषाएं जो आप देख रहे हो बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसी में फिर से वही चार्ट पूरा आप देख सकते हो यहाँ पर, कि जो सौरसेनी है अपभ्रंश, उसके अंतर्गत कौन सी उपभाषा है, उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली है, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो बोलियां देखी आपने। इसके बाद देखते हैं कोई क्वेश्चन अगर और हो तो मैं देखती हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है क्या है सिस्टम, इसको थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। हाँ, ये दिसंबर 2004 के क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे थे ना, तो इसमें हाँ दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो है, संविधान के किस अनुच्छेद में, दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? ये जो अनुच्छेद वाला प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मतलब हर पेपर में, हर परीक्षा में एक टॉपिक के अंतर्गत आता ही आता है, ये आप जरूर देखें। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया कि देवनागरी, अर्थात कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। यहाँ पर एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो संघ की भाषा वो कौन सी है, या संघ की जो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 347, 348, 343 या 345 के अंतर्गत। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन सी सही है आपका, 343। अच्छा, मैं 43 बोल रही हूँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा क्योंकि सुनते बचपन से आ रहे हैं 43, तो मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, हिंदी की गिनती की बात कर रही हूँ, खासकर देवनागरी लिपि की बात कर रही हूँ। तो उस समय जब बात करती हूँ तो मैं मानक भाषा का प्रयोग करती हूँ। आप चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं कि जो भी ये भाषा है, यानी कि 43, जैसे संख्या में बोल रही हूँ 43, तो 43 संख्या मानक हिंदी के अंतर्गत आती है। अगर आप 43 का उच्चारण करते हैं तो आप आज भी गलत उच्चारण करते हैं, सही उच्चारण आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो भाषा शुद्ध और अशुद्ध रूप वाले प्रश्न आते हैं उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या है कि 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर को आप हिंदी दिवस मनाते हो, अच्छे से पता है आपको, राजभाषा है हमारी। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस जब मनाया जाता है तो ये सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है वो उठता है कि कब से शुरू हुआ। तो 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, आपसे अभी प्रश्न पूछा गया था, उसका उत्तर जो है वो तो 343, लेकिन 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई,
जो कि निम्न है। अब इनमें कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है इसे हम जरूर देखेंगे यहाँ पर। पहली है असमिया, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अच्छा, ये मैं इतना सारा क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अनुसूची में ये 22 भाषाएं हैं, ये जो 22 भाषाओं का आप यहाँ पर देख रहे हो, इन 22 भाषाओं में आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी भाषा 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, या इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी 8वीं अनुसूची में कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है। तो इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना कि 22 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, राजभाषा की मान्यता जो प्रदान की गई है वो कौन कौन सी भाषाएं उसमें गिनी जाती हैं। तो असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती। तो इस प्रकार से इसकी एक कविता पूरी बना रखी है मैंने, अगर आप कहेंगे तो ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में लिखूंगी मैं इसी वीडियो में, और नहीं तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें जब अगला जब प्रश्न बनाऊंगी अनुच्छेद से लेकर के 343 से 351 तक का, तो आपको एक कविता मैं प्रोवाइड करवाऊंगी जो कि मैंने बना रखी है इन 22 भाषाओं को याद करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग ये जो देख रहे हो इसको अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न किसी भी परीक्षा में हिंदी के पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, मोटूरी सत्यनारायण, विनोबा भावे। इनमें से किसने की है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना? ये जो प्रश्न आप देख रहे हो सब YCT के हैं, PYQ हैं, और PYQ जो है वो नेट के हैं, लेकिन मुझे इन क्वेश्चन से आप TGT PGT की तैयारी करने वाले लोगों को यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ें बतानी थी जो इनकी व्याख्या में बहुत अच्छे से दी गई हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, ये मद्रास में है, और इसकी स्थापना किसने की है? इसमें से नाम बताना है। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने की है, और ये 1927 में महात्मा गांधी ने मद्रास में की थी इसकी स्थापना। और ये जो संस्था है ये हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था, ये बाद में इसका नाम चेंज हुआ है। अगर आप पुराने पेपर देखेंगे TGT के उठा करके तो आपको वहाँ पर हिंदी प्रचार सभा नहीं दिखेगा, आपको वहाँ पर क्या दिखेगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसका जो है समय पूछते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये इसका समय पूछते हैं कि ये कब जो है मतलब कब से प्रारंभ हुआ था। तो ये 1910 से प्रारंभ हुआ था, और इसके बाद में इसका नाम बदल करके हिंदी प्रचार सभा ये 1927 में किया गया है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? हिंदी प्रचार सभा जो कि मद्रास में हुई थी, तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली, इसमें से कौन सी नहीं है? तो आप जब जैसे ही इस तरह के प्रश्न आए सबसे पहले अपने दिमाग में ट्रिक का यूज करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में कि आधी मांगे पूरी हुई। ठीक है, अब जो अर्धमागधी है उससे क्या निकला है? पूर्वी हिंदी निकली है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? तो अवध बघेल छत्तीसी। ठीक है, या अवध बघेल जाए छत्तीस अवधि में, बघेल गाए छत्तीसी अवधि में, कुछ भी बना सकते हैं आप। तो इस तरह से दिमाग में रखें तो आपको याद हो जाएगा। और बघेली जो है वो क्या है? वो है पूर्वी हिंदी की बोली। बाकी सभी इसमें जो दिख रही है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, जिसमें ब्रज है, खड़ी बोली है और बुंदेली। तो इसकी जो चार्ट है ये ऊपर वाले वीडियो में हमने अभी आप तक पहुंचाया था। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, जिसमें कि ये चार्ट दोबारा से दिया गया है, और अगर आप देखना चाहते हो तो इसको एक बार फिर से देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके इस क्वेश्चन को सुन सकते हैं आप। और तब तक के लिए जो है मैं अगले क्वेश्चन पर चलती हूँ। पूर्वी हिंदी की नहीं, ये भी हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे इधर वाले क्वेश्चन पर, जो कि 6ठे नंबर के क्वेश्चन है। 6ठे नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रजबुलि का प्रयोग कहाँ होता है? ब्रजबुलि बिहार, ब्रज क्षेत्र, उड़ीसा और बंगाल। तो जैसे ब्रजबुलि का नाम कोई सुनता है उसके दिमाग में आता है ब्रज, और ब्रज को लेकर के वो स्थान भी ब्रज आ जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है?
तो ब्रज क्षेत्र देख करके यहाँ पर गलत उत्तर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि बंगाल। ब्रजबुली का प्रयोग होता है बंगाल में। ब्रजबुली बंगाल की एक उपबोली है। आप यहाँ पर ध्यान दें तो ब्रजबुली जो है वो बंगाल की एक उपबोली है और बिहार की उपभाषा बिहारी हिंदी है, जिसके अंतर्गत उपबोली जो है वो भोजपुरी, मगही, मैथिली आती हैं। तो बिहार की नहीं है ये। और ये जो ब्रज क्षेत्र है, ये ब्रज क्षेत्र में आप जानते हैं इसमें ब्रज बोली जाती है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में ब्रजबुली नहीं बोली जाती। ब्रजबुली में ये जो है बंगाल की एक उपबोली है, इसलिए इसका जो है नाम बंगाली आप जान सकते हो। अब हिंदी साहित्य के इतिहास से यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, जिसे मैं ले लेती हूँ और अगले वीडियो में इस पर गहनतम बात करेंगे, थोड़ी अच्छी से विश्लेषणात्मक बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के टॉपिक को लेकर के। लेकिन अभी एक प्रश्न यहाँ पर आ गया है तो ले लेते हैं। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट है, अपभ्रंश है, मैथिली है या ब्रज है? तो सही उत्तर पर चलते हैं। सही उत्तर है अपभ्रंश। कीर्तिलता जो है वो अपभ्रंश में है। और कौन सी बोली कौन सी जो रचनाएं हैं विद्यापति जी की, कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। तो विद्यापति की और कौन कौन सी रचनाएं हैं जो अवहट्ट या अपभ्रंश में लिखी गई हैं, कौन सी हैं जो संस्कृत में लिखी गई हैं, कौन सी हैं जो मैथिली में लिखी गई हैं, इसका पूरा चार्ट आपके पास यहाँ पर है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, जब भी आप प्रश्न लगाएं, जो भी प्रैक्टिस सेट लगाएं, अगर आपके पास बुक है तो कोई भी ऐसी बुक से ना लगाएं जिसमें कि आपको सिर्फ क्वेश्चन दिए गए हैं। जहाँ तक हो सके उसमें व्याख्या दी गई हो। तो इसके लिए व्याख्या वाली जो बुक होती है वो टीजीटी उसके स्तर का की व्याख्या नहीं दे पाता है, कोई भी नहीं दे पाता। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए। मुझे लगता है जहाँ तक है कि वाईसीटी जो है यूथ कंपटीशन की बुक जो नेट की आती है, उसमें जो आपका टॉपिक है जितना भी टीजीटी पीजीटी वाला, वो इसमें जो व्याख्या दी गई होती है वो बहुत अच्छी दी गई है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इससे नोट्स बनाने चाहिए। जैसे विद्यापति की रचनाओं की बात करें तो विद्यापति की संस्कृत की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो शैव सर्वसुसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा। अब आप यहाँ पर ध्यान देते चले साथ में मेरे कि पुरुष परीक्षा इनकी रचना बहुत पूछी जाती है। विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्य, ये संस्कृत की रचनाएं हैं इनकी। अब आगे देखें तो अवहट्ट और अपभ्रंश में कौन कौन सी हैं? तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दो इनकी अवहट्ट या अपभ्रंश में है। इसके साथ इसका एक प्रश्न और बनता है कि कीर्तिलता में किस राजा का की प्रशस्ति लिखी गई है? तो ये कीर्ति सिंह की लिखी गई है। और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। मैथिली भाषा, ये दो दो राजाओं के राजस्वित रहे हैं विद्यापति, कीर्ति सिंह और शिव सिंह। तो दोनों का इन्होंने नाम तो कीर्ति से दोनों शुरुआत है, लेकिन कीर्ति सिंह राजा का जो वर्णन है वो कीर्तिलता में है और कीर्ति पताका में शिव सिंह राजा का वर्णन है। ये चीज ध्यान देने वाली है। फिर मैथिली में इन्होंने पदावली लिखा है और गोरक्ष विजय नाटक लिखा है। गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग है संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में है, यानी कि ये दो भाषाओं में लिखा गया है। एक तो इसका संस्कृत भी इसमें है गोरक्ष विजय में, और दूसरी मैथिली में भी है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है पूरा। संस्कृत में है गोरक्ष विजय शुरुआत का जो गद्य भाग है, और पद्य भाग इसका मैथिली में दिया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करवाएं, इसके लिए आप लोगों की सहमति जरूरी है, और सहमति मुझे मिलती है आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके शेयर से। तो ये करें और साथ ही हमारे साथ बने रहें। और जो भी लोग इस पे वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग सभी संकल्प एकेडमी से पहले ही से जुड़े हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो अभी से जुड़ जाएं और अपनी बेहतर तैयारी के लिए हमारे साथ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे फेसबुक, कहीं से भी आप एक जगह ज़रूर अपनी उपस्थिति दें, जिससे कि आपको यहाँ से कुछ लाभ हो सके। बाकी लोग जो नए हैं, जो पहले से देख रहे हैं, वो तो जुड़े ही हैं, लेकिन जो नहीं जुड़े वो संकल्प एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और उसमें आपको टेस्ट सीरीज, आपको कोर्स, आपको नोट्स, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो आप लोग, उम्मीद है कि पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो संकल्प एकेडमी का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक दिए गए हैं, और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि आप लोग डेली एक रूटीन फिक्स करें कि रात में 9 बजे इसकी क्लास देखनी है। तो ये डेली आपको मिल जाया करेगी, और इस तरह से आगे क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।